स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी IQ के इस स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी सिविल सर्विसेज 2022 के टॉपर्स की जो इंटरव्यू की सीरीज चल रही है, उसमें आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे साथ जुड़े हैं रैंक 428 अक्षत सिंह मेरे साथ। वेलकम अक्षत टू स्टडी IQ। थैंक यू सो मच सर। तो अक्षत, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से आप सिविल सर्विसेज का जो डिसीजन है वो आपने मेक किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सर एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं तो कभी मेरा मन नहीं था शुरुआत में सिविल सर्विसेज में आने का। मैं 12th पास आउट किया, मैं IIT रुड़की ज्वाइन किया एज ए सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सर वहाँ पे मेरा एम था कि यार सिविल सर्विसेज में तो नहीं जाना, सब पेरेंट्स बोलते हैं, सब बोलते हैं, पूरी सोसाइटी बोलती है, तो ये छोड़ के कुछ और करूँगा। थोड़ा रेबेलियस मूड था मेरा। फिर उसके बाद चीज़ें जैसे जैसे वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करी, मैंने काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी इन सिविल इंजीनियरिंग, इन IT सेक्टर, इन कंसल्टिंग, इन डिफरेंट थिंग्स। मैंने डिफरेंट इंटर्नशिप्स करी। वो उन चीज़ों ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि मेरे को किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, मेरी क्या इंटरेस्ट हैं और क्या मेरे टेम्परामेंट मेरा में भी क्या है। उसके बाद सर एक मेजर चेंज मेरी लाइफ में तब आया था जब मैंने अपने कॉलेज में उन्नत भारत अभियान, जो एक MHRD का प्रोजेक्ट था फिलहाल और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, मैंने वो ज्वाइन किया था सर। तो उसके अंदर बेसिकली आइडिया रहता है कि जो हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे अडॉप्ट विलेज और उन विलेजेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थ्रू टेक्निकल इंटरवेंशंस अपने कॉलेज की, एज वेल एज अदर फैसिलिटेशन जो भी वो प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो वहाँ पे हम लोग का एक विलेज था देहरादून में, चांदपुर, जिसको हम लोग ने अडॉप्ट किया था। एंड फर्स्ट ईयर मैंने काम किया था एज अ वॉलंटियर, सेकंड ईयर एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर, एंड थर्ड ईयर में आई वाज लीडिंग माय टीम इन द विलेज। तो एज अ विलेज कोऑर्डिनेटर आई फेल्ट वहाँ पे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज इन टच विद द विलेजर्स, आई वॉज इन टच विद द लोकल अथॉरिटीज़, द SDM एंड द BDOs, और अपने इंस्टीट्यूट के जो हमारे टीचर्स थे एंड जो फैकल्टीज थी UVM में, उनके साथ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सर कैसे आइडिया एक जो होता है वो किसी के दिमाग में आता है कि हम इस आइडिया से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, कैसे कैसे उसमें हमें नई नए प्रॉब्लम्स, नए नए चैलेंजेस आते हैं, देन इन चैलेंजेस को हम कैसे कैसे शॉर्टकट्स ढूंढ के या चीज़ें ढूंढ के उनको ओवरकम करते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी थी। एंड सेकेंडली वहाँ पे मुझे पहली बार लीडरशिप का एहसास हुआ था, एंड मुझे लगा कि येस, आई थिंक आई कैन लीड अ टीम, आई कैन लीड समथिंग, बिकॉज आई फेल्ट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अच्छी लगती है कि आई कैन मेक सम चेंज। तो उसके बाद से सर मेरा थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ था टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। देन मैंने एक इंटर्नशिप की थी पब्लिक पॉलिसी रिसर्च में इन एन NGO रक्षक फाउंडेशन। वहाँ पे आई वर्कड अंडर लखनऊ मेट्रो के CMD, एंड वहाँ पे मैंने लखनऊ मेट्रो जब डेवलपमेंट में थी उस टाइम चीज़ों को ग्राउंड पे देखा। तो वहाँ से मेरा एक चेंज हो गया था कि ओके, सिविल सर्विसेज व्हाट आई नीड टू डू। देन मैंने फाइनल ईयर में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी विद द गाइडेंस ऑफ द सीनियर्स। और फिर मैंने 2019 में जब मैं ग्रेजुएट किया तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, एंड वहाँ से मेरी सिविल सर्विसेज एग्जाम की जर्नी चालू हुई, जिसमें 4 अटैम्प्ट लग गए, 3 मेंस हो गए, 2 इंटरव्यू हो गए, फाइनली अभी यहाँ पे। तो दोस्तों, अक्षत ने काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज करने या ना करने का जो एक डिसीजन था, उसके लिए एक प्रोसेस था विच ही वेंट थ्रू, कि मल्टीपल चीज़ों को देखा, उनको समझा, ग्रास रूट्स पे जाके एक इंटर्नशिप करके आए, बताया, और विलेज लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको फर्स्ट हैंड फील किया। तो मुझे लगता है कि जैसे जब हम इंटरव्यू भी करते हैं, मॉक इंटरव्यूज मल्टीपल कैंडिडेट्स का, तो कई बार कुछ कैंडिडेट्स में ना ऑथेंटिसिटी मिसिंग हो जाती है, और वो शायद इसी वजह से होता है कि उनको एक रियल ग्राउंड पर्सपेक्टिव की थोड़ी कमी रहती है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि आपका ये जो डिसीजन है, बहुत ही एक वेल इन्फॉर्म्ड, एक सेट प्रोसेस से गो थ्रू करके आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है। क्योंकि आपने बताया कि IIT रुड़की से आपने इंजीनियरिंग किया, तो IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद ये डिसीजन बड़ा मुश्किल होता है कि आपको टोटली करियर पाथ चेंज करना है। तो जब आपने ये डिसाइड किया तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? सर एक्चुअली फाइनल ईयर में मैं प्लेस्ड भी हो गया था रिलायंस जियो में। तो उस टाइम पे मेरे पास एक ऑप्शन था कि मुझे ज्वाइन करना है प्लेसमेंट या नहीं करना, एंड विच वाज अ वेरी टफ ऑप्शन फॉर मी। उस टाइम पे मैंने काफ़ी सीनियर से भी बात की थी। सीनियर्स ने कहा था कि सिविल सर्विसेज का पाथ काफ़ी रिस्की रहता है, काफ़ी ट्रिकी रहता है, तो तुम जॉब ज्वाइन कर लो, उसके बाद प्रिपेयर कर लो। एंड लकीली आई एम वेरी लकी दैट मेरे पेरेंट्स ने
मेरे को कहीं भी फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ में। उनका ये कहना था कि तुमको जो लगता है तुम डिसाइड करो, अगर तुमको लगता है तुम्हें सिविल सर्विसेज फुल टाइम करना है तो तुम करो, अगर तुमको लगता है तुम्हें पहले जॉब करनी है या कुछ और करना है तो तुम वो करो। सो आई वाज वेरी लकी इन दैट कि उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा। 4 अटेम्प्ट हो गए जिसमें एक बार प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था सेकंड अटेम्प्ट में। उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को कुछ फोर्स नहीं किया कि आप कुछ और जॉब कर लो या कहीं और पे ज्वाइन कर लो। सो आई एम फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट इन पेरेंट्स और फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव रहे थ्रू यस सर, काफ़ी सपोर्टिव रहे। तो अक्षत, जैसे अब आपके एक बार सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी की बात करता हूं मैं। आपने बताया कि 2019 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया यस सर। और उस टाइम प्री क्लियर नहीं हुआ आपका। सर उस टाइम पे प्री क्लियर हो गया था। अच्छा, प्री क्लियर हो गया था, अगली बार नहीं हुआ नहीं था। हुआ था, अच्छा, yes। मेंस नहीं हुआ था। तो जब पहली बार आपका प्री क्लियर हुआ बट मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब क्या थॉट्स थे? मतलब आपको लगा कि आपने अपने डिसीजन को क्वेश्चन किया क्या उस टाइम कि यार मैं क्यों सिविल सर्विसेज में आ गया आईआईटी रुड़की से पास आउट होने के बाद? तो वो थॉट प्रोसेस क्या था? सर यस, बिल्कुल कहूँगा उस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें थी कि यार मेंस क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट कहा जाता है इज द बेस्ट अटेम्प्ट। सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होती है, एंड समहाउ वी ऑल बिलीव दिस डीप इनसाइड कि हम वी आर द चोजन वन, जो पक्का इस बार सिलेक्ट होगा, इस बार लिस्ट में आएगा, इस बार अपनी पसंद की सर्विस में आएगा। और जब मेंस नहीं हुआ तो वो काफ़ी डेवस्टेटिंग था, बट मेरे को ये भी पता था कि मेरी काफ़ी सारी शॉर्टकमिंग्स रही थी, मेरा काफ़ी सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, मुझे एक मेंस का आइडिया बहुत अच्छे से नहीं था, तो आई वॉज डिटरमाइंड कि मैं इसको चेंज करूंगा। हाउएवर वेरी शॉकिंग वॉज जब मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था, तो वहाँ पे यस डेफिनेटली मैंने अपने आप को काफ़ी बार डाउट किया था कि एम आई मेड टू डू दिस और नॉट, क्या मुझे यही करना है या फिर मुझे कोई और चीज़ ज्वाइन करनी है। सो वहाँ पे आई वुड से आई वॉज वेरी लकी कि आई हैड सम फ्रेंड्स जो हम लोग फाइनल ईयर से साथ में प्रिपेयर करते थे, हमारा एक सोशल सर्कल था, एंड उन लोगों ने मेरे को ऐसे डेविएट होने से बचाया, उन लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं भाई, मतलब ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी है एंड आपको करना होगा, तो आपको यहाँ से राइज करना होगा। तो आई वाज वेरी लकी, आई हैड फ्रेंड्स, वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स एज वेल। कहीं ना कहीं अगर हम इसको ऐसे देखें कि यूपीएससी का हर अटेम्प्ट एक नए अटेम्प्ट के बराबर है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपका पिछली बार प्री क्लियर हुआ है या मेंस क्लियर हुआ है तो अगली बार वो होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहली बार जैसे आपने बताया कि जब आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो आपने उसको इवेल्युएट किया कि देयर वर सर्टन शॉर्टकमिंग्स। Yes, तो उसके ऊपर फिर आपने मतलब किस तरह से काम करना शुरू किया? क्या आपका पूरा फोकस मेंस की तरफ था सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे? यस सर, डेफिनेटली। फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा मैंने बताया, हम लोगों ने फाइनल ईयर स्टार्ट किया था, तो वी वर जस्ट 4 and 5 फ्रेंड्स, एंड हम लोगों ने सोचा था कि यार सिविल सर्विसेज करते हैं, कुछ सीनियर्स की गाइडेंस ली थी, एंड हमारा उस टाइम पे पूरा फोकस प्रीलिम्स पर था, क्योंकि प्रीलिम्स हमको बहुत बड़ा हर्डल लगता था उस टाइम पे। एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस देखा, मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो हमने सोचा इसको एनालाइज करते हैं। हमने एनालाइज किया कहाँ कहाँ शॉर्टकमिंग्स थी, एसए में थी, जीएस में काफ़ी थी, ऑप्शनल्स में थी। हमने उस पर वर्क किया, धीरे धीरे नए नए सोर्सेज लिए, काफ़ी मेंटर्स के पास गए, लोगों से बात की, एंड इसी में शायद मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेंस में हो गया। ओके। एंड आई थॉट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, प्रीलिम्स तो आसान है, प्रीलिम्स तो कर लेंगे, अगली बार तो हो ही जाएगा। एग्जैक्टली, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो प्रीलिम्स एक बार कर लिया, अगली बार तो कर ही लेंगे। एंड जब प्रीलिम्स आया, एक और फैक्टर आ गया था कि प्रीलिम्स शिफ्ट हो गया था ड्यू टू कोविड, सो उसमें भी मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन लैग हो गई थी टुवर्ड्स प्रीलिम्स। मैंने सोचा था अब मेंस के लिए और टाइम मिल गया, पूरा टाइम मेंस के लिए देते हैं, एंड प्रीलिम्स को मैंने फिर काफ़ी कम टाइम दिया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं लैग कर रहा था उस टाइम पे प्रीलिम्स का एटीट्यूड था, बिकॉज आई फील कि इन दिस एग्जाम ईच एंड एवरी स्टेज रिक्वायर्स अ डिफरेंट एटीट्यूड। प्रीलिम्स में देयर इज अ डिफरेंट एटीट्यूड, मेंस में देयर इज अ डिफरेंट एटीट्यूड, एंड इंटरव्यू में देयर इज अ टोटली डिफरेंट एटीट्यूड। सो वो प्रीलिम्स का एटीट्यूड एंड मेंटल माइंडसेट आई वाज मिसिंग, एंड उस टाइम पे फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सो वहाँ पे काफ़ी झटका था। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है इससे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, यूज दैट वर्ड, कि अगर आपका प्री क्लियर हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी होगा, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अक्षत, मुझे ये बताएं कि जैसे दूसरी अटेम्प्ट के बाद हाउ डिड यू प्रोग्रेस? मतलब उसके बाद जब प्री नहीं क्लियर हुआ, आपने अपने सीनियर से गाइडेंस ली एंड यू उसके बाद वापस आपने मतलब वो किया कि अब करते हैं एग्ज़ाम, तो उसके बाद प्रोग्रेस कैसी रही आपकी? सर उसमें मैंने 2 चेंजेस किए थे। फर्स्टली मैंने पहली बार एक प्लान बी के बारे में सोचा, ओके, मे बी आई शुड ऑल्सो लुक फॉर अ प्लान बी, क्योंकि देयर इज नो सर्टेनिटी कि यहाँ पे सक्सेस का कितना वो रहता है। राइट। सो आई थॉट कि मैं दूसरे एग्जाम्स देखता हूँ क्या क्या रहते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, एंड अदर एग्जाम जो सिमिलर प्रिपरेशन के साथ किए जा सकते हैं। तो व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई विल इवन सजेस्ट टू अदर पीपल इज कि अगर आप 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद आपकी प्रिपरेशन में या एटलीस्ट मोटिवेशन में थोड़ा सा फॉल्टर होता है, तो आप दूसरे एग्जाम्स को एटलीस्ट अटेम्प्ट करके देखिए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि ओके इफ खुदा ना खास्ता 6 अटेम्प्ट्स के बाद नहीं होता है तो मे बी ये चीज़ें भी हैं मेरे पास, और एक बार जैसे मैंने आरबीआई दिया, नाबार्ड दिया, सो आई फिगर दिस आउट कि ठीक है अगर कुछ भी नहीं होता है तो दीज आर प्रिटी
रिलेटिवली ईजियर एग्जाम्स देन यूपीएससी, जहाँ पे कम सब्जेक्टिविटी है, मैं इनको तो डेफिनेटली क्रैक कर ही लूंगा विद 4 और 5 मंथ्स की प्रिपरेशन। तो वहाँ से मेरे को मैं कहूँगा एक मेंटल पीस भी मिला था कि ठीक है, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो कुछ और कर ही लेंगे। और तब मैंने फिर पूरा फोकस अपना मेंस पे किया था, अगेन मेंस पे। अब यहाँ पे मैं मेंस पे इसलिए कहूँगा क्योंकि मेंस में डेफिनेटली मेरे पास प्रॉब्लम्स थी, और उन प्रॉब्लम्स को मैंने ये सोचा था कि जैसे ही अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो इस बार फॉर ग्रांटेड नहीं लेना और मेंस पे ऐसा हथौड़ा मारना है कि भाई बिल्कुल लिस्ट में नाम आए। तो मैंने सारी चीज़ें, एथिक्स हो चाहे ऐसे हो चाहे इवन इंटरव्यू की थोड़ी बहुत चीज़ें हो, मैंने उनको बहुत अच्छे से डीप में किया। काफ़ी लोगों से बात की, टॉपर से बात की जिनका पहले अच्छा रैंक आया था, पहला अच्छा स्कोर आया था डिफरेंट टॉपिक्स में, एंड उस ओरिएंटेशन के साथ मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी। एंड आई मेड श्योर कि प्रीलिम्स के भी 4 महीने मेरे पास सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही हों, ताकि मैं उस एटीट्यूड में आ पाऊँ। और उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स से जिन्होंने अच्छे स्कोर किया, प्रीलिम्स क्लियर किया था, उनसे बात की, काफ़ी सारे टॉपर्स से बात की कि मेरे को प्रीलिम्स में किस तरह से मतलब आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा, मैंने जो मेजर चेंज किया था वो किया था कि हर स्टेज को, हर एग्जाम को, हर टॉपिक को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दी थी, ताकि मैं उसको वो रिस्पेक्ट से ट्रीट करूँ और उसको पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करूँ, ताकि कहीं पे भी कोई चूक ना रह जाए। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि एग्जाम का हर स्टेज आपसे एक अलग तरह का एटीट्यूड डिमांड करता है और उसको समझना और उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस और एक राइट मेंटरशिप या राइट गाइडेंस से आ सकता है। और अक्षत, आपने एक और चीज़ मेंशन करी अपने जवाब में, प्लान बी के बारे में। तो अक्सर बच्चे ऐसा समझते हैं कि अगर हम प्लान बी लेके चलेंगे, कहीं हमने पहले से ही हार तो नहीं मान ली। तो इस तरह के एटीट्यूड से कैसे डील करें? क्योंकि काफ़ी बच्चों का ऐसा मानना होता है कि हमें कोई प्लान बी नहीं रखना, तभी हम 100% फोकस कर पाएंगे। तो क्या ये सोच सही है? सर, आई थिंक दिस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग काफ़ी प्रैग्मेटिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो प्रैक्टिकली सोच पाते हैं और प्लान कर पाते हैं। कुछ लोग थोड़े इमोशनली ड्रिवन होते हैं, एंड दोनों के सक्सेस पे चांसेस इक्वल है। हाउएवर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लाइफ को ट्रीट करते हैं। जैसे मैं शुरुआत के बोलूँगा, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में काफ़ी मोटिवेटेड था, काफ़ी इमोशनली ड्रिवन था, और उसी वजह से शायद कभी प्रीलिम्स में नहीं करा, क्योंकि मैं इमोशनली रिलैक्स हो गया कि ठीक है, इसको तो इतनी दिक्कत नहीं है। बट फिर 2 अटेम्प्ट के बाद मेरी पर्सनैलिटी में काफ़ी मेजर चेंज आया था कि मैं प्रैक्टिकल हो गया था, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। हाउएवर आई वोंट से कि उससे मेरी मोटिवेशन में या मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी आई यूपीएससी में। हाउएवर आई वाज सिक्योर कि अगर वर्स्ट टू वर्स्ट नहीं होता है तो मैं कुछ करूँगा, और कुछ करूँगा वो क्या करूँगा, क्योंकि वो अगर अनसर्टेनिटी रहती है कि कुछ में क्या करना है, वो मैं 2 साल या 4 साल बाद सोचूंगा, तो वो कई बार काफ़ी डैमेजिंग होता है। आप भी अपने पेरेंट्स को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ठीक है, वो भी मेरे को 4 साल 5 साल 6 साल कुछ नहीं बोलेंगे या आराम से मेरे लिए सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि आपको भी कहीं पे तो स्टेप अप करना होगा, एंड एटलीस्ट आपको अपने करियर के लिए, खुद के लिए स्टेप अप करना होगा। सो आई फील एक प्लान बी अगर आप शुरुआत में नहीं भी रखते हैं तो एटलीस्ट 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, और उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्स के फॉर्म भर दिए थे, आरबीआई, नाबार्ड, एसएससी, एंड इनफैक्ट मैं उनमें 2 या 3 स्टेजेस आगे भी गया था। सो दिस मेड मी रियलाइज कि ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो आई एम प्रिटी वेल, मैं इनको समझ चुका हूँ इन एग्जाम्स को भी, और कुछ नहीं होगा तो 4-5 महीने की प्रिपरेशन करके इनको एटलीस्ट क्लियर किया जा सकता है, इनमें एक ऑनेस्ट शॉट मारा जा सकता है। सो दिस मेड मी सिक्योर डीप इनसाइड। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट आपको मिल गया कि यार अगर सिविल सर्विसेज नहीं भी हो तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग कि वो मैं कर सकता हूँ। तो दैट्स गुड। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा एक मिडल पाथ अक्षत ने सजेस्ट किया कि बाकी लोग भी जो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि 1-2 अटेम्प्ट्स तक आप भले ही फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना पूरा 100% सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका 2 अटेम्प्ट तक भी लेट से एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा या मेंस नहीं क्लियर हो पा रहा, तो उस केस में कुछ बैकअप ऑप्शंस एटलीस्ट आपको माइंड में रखने चाहिए, ऑफ विच यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये अगर मेरे को करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। तो दैट्स अ वेरी गुड, आई थिंक, स्ट्रैटेजी टू गो अबाउट। अच्छा अक्षत, मुझे ये बताएं कि जैसे अब हम थोड़ा सा ना एकेडमिक साइड पेपर्स की डिस्कशन करते हैं कि मैं आपके पेपर 2 के मार्क्स देख रहा था, एंड दे आर एक्सेप्शनली वेल। मतलब 122 नंबर मैंने जीएस पेपर 2 में नहीं देखे अभी तक। तो आपकी जीएस पेपर 2 को लेके स्ट्रैटेजी क्या थी? सर, जीएस पेपर 2 मेनली पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर रहता है। तो सर, इसमें एक पेपर की डिमांड होती है कि आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो रिगार्डिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसके बाद दूसरी डिमांड होती है सर, जो सारे जीएस पेपर्स में होती है, कि आपके पास डेटा एंड रेलेवेंट एग्जाम्पल एंड रेलेवेंट कंटेंट हो। वो चीज़ें हमारे पास, ठीक है, GS3 इकोनॉमिक्स एंड साइंस टेक वगैरह में हमारे पास काफ़ी चीज़ें रहती हैं। हाउएवर मैंने देखा है कि GS2 में
ये जनरली अवेलेबल नहीं है कि पॉलिटी का जो डेटा है कि कितने बिल्स पास हुए पार्लियामेंट में, कितने नहीं हुए, कितनी बार गवर्नर ने बिल को वापस किया, कितनी बार नहीं किया। तो ये डेटा जो होता है ये यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है, और उस डेटा को हम जब लिखते हैं तो आई फील वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है, एग्जामिनर को समझ आता है कि हमको ये चीज़ समझ आई। तो मैंने मेजर चेंज जो सर इस बार किया था वो यही किया था कि मेरे पास काफ़ी सारा डेटा था पॉलिटी और गवर्नेंस का। ओके। एंड उसमें मेरे को MS सर ने हेल्प की थी, जो मधुसूदन सर हैं, उन्होंने मेरे को डेटा दिया था काफ़ी सारा। और दूसरी चीज़ सर, दिस टाइम आई वाज प्रिपेयर्ड विद द कंटेंट, एंड मैंने जो काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक्स थे जो कि न्यूज़ में रहे थे उनके ऊपर एक छोटा छोटा कंटेंट प्रिपेयर किया था कि इन केस अगर आ जाते हैं तो मेरे पास इनसे रिलेटेड कुछ कंटेंट ज़रूर होगा, एंड आई वोंट बी जस्ट जनरली राइटिंग द आंसर्स जो मैं यूजुअली करता था पहले। तो सर आई फील दिस, इसने मेरे मार्क्स को काफ़ी इंप्रूव किया गया होगा, इस वजह से वो इंप्रूव हुए होंगे। मतलब एक बेस कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद वो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके आंसर को एनरिच कर देती हैं, उस पे आपने काफी फोकस किया। यस सर। और अक्षत, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या कोई ऐसा GS का सब्जेक्ट था जिससे आपको डर लगता था? सर डर तो GS3 के मार्क्स से लगता था, GS3 पेपर से नहीं लगता था। अच्छा। क्योंकि GS3 पेपर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इकोनॉमी, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आते हैं विद डिफरेंट लिंकेजेस। हाउएवर मार्क्स GS3 में ओवरऑल ही सबके कम आते हैं, तो यस, उसके मार्क्स से डर लगता था मेरे को। मार्क्स से डर लगता था, पर पढ़ाई से डर नहीं लगता? पढ़ाई से डर नहीं लगता था, उसमें तो मज़ा आता था। एंड व्हाट वाज योर अप्रोच इन एथिक्स? सर एथिक्स में मेरा अप्रोच था, सर आई वुड से कि एथिक्स पढ़ना अलग होता है एंड लिखना अलग होता है। हम लोग सब पढ़ के जाते हैं, पूरा केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। हाउएवर एग्ज़ाम लास्ट 2 ईयर से इतना ज़्यादा लेंदी आ रहा है कि हम जो भी सोच के जाते हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता, और वो सब फिर हम हैफज़ार्डली कुछ भी लिख के आते हैं, कुछ भी सोच के आते हैं, फिर स्कोर नहीं आता है। तो दिस टाइम आई वाज एटलीस्ट प्रिपेयर्ड कि मैं पेपर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट करूँगा। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सेक्शन A से स्टार्ट किया था। सेक्शन A कंप्राइज ऑफ 13 क्वेश्चंस, एंड मैंने उसमें 8 क्वेश्चंस इन 1 आवर किए थे, एंड दे वर माय बेस्ट 8 क्वेश्चंस इन सेक्शन A। उनको मैंने एकदम अच्छे से एज आई इंटेंडेड आंसर लिखा। उसके बाद आई शिफ्टेड टू केस स्टडीज़, एंड केस स्टडीज़ मैंने देखा और समझ आ गया कि ये बहुत लेंदी केस स्टडीज़ हैं, आई कांट राइट ईच एंड एवरी केस स्टडी बहुत अच्छे से। सो आई रोट 3 केस स्टडीज़ जैसा मैं चाहता हूँ, इन 3 केस स्टडीज़ में मैंने बेयर मिनिमम लिखा क्योंकि टाइम की पॉसिटी थी। देन आई शिफ्टेड बैक टू माय फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो मैंने लीव किए थे सेक्शन A में, और उनमें जितना मेरा टाइम था, जितना मैं लिख सकता था, आई रोट कुछ में बेयर मिनिमम, कुछ में थोड़ा सा अच्छा। तो इससे मैंने एटलीस्ट ये इंश्योर किया अपने लास्ट अटेम्प्ट से सीख के कि हर सेक्शन में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर मैंने अच्छे से किया होगा। केस स्टडी में 3 केस स्टडी कम से कम अच्छी लिखी होंगी, और सेक्शन A में कुछ आंसर कम से कम अच्छे लिखे होंगे, ताकि एक तो मेरा इंप्रेशन मैनेजमेंट अच्छा हो एग्जामिनर के सामने जो चेक कर रहा होगा कि इसको एटलीस्ट आता है, और दूसरा कि एटलीस्ट मैं उनमें बेटर स्कोर करूंगा ताकि मेरा स्कोर एकदम से लो ना गिर जाए। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी इन एथिक्स। और अक्षत, जैसे एसए का पेपर है, पिछले कुछ सालों से जिस तरह के टॉपिक्स यूपीएससी डाल रहा है वो काफ़ी टेढ़ा सा पेपर हो गया। मतलब बच्चे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कैसे लिखना, कैसे हैंडल करें। तो क्या आपके भी कुछ यही कंसर्न्स थे कि एसए पेपर को लेके? क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी एसए को लेकर? सर एसए की स्ट्रेटजी मेरी चेंज हुई थी लास्ट 2 सालों में, जिसमें मेरे को काफ़ी लोगों ने हेल्प की थी, MS सर ने भी काफ़ी हेल्प की थी। सर मेरा मेजर एम हो गया था कि नॉर्मल अगर हमारे टेक्निकल एसेज आते हैं ऑन पॉलिटी, ऑन फॉरेस्ट या किसी एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक में आते हैं, उसमें तो हम लोग सब लिख लेते हैं, हम लोगों ने GS अच्छे से पढ़ रखा है। द मेजर फैक्टर वॉज कि जो फिलोसफिकल एसेज आते हैं, एंड 2020 से सब फिलोसफिकल एसेज ही आने लग गए थे कि 8 के 8 एसेज फिलोसफिकल आने लग गए थे। तो उनको सर मैंने डील करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की थी, एंड इट वॉज अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एसे। ओके सर जैसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, एंड एट टाइम्स मेरे साथ भी हुआ था, एंड काफ़ी लोगों के साथ होता है कि हम उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस या तो कर नहीं पाते, या फिर लिखते लिखते उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे माइंड में ही चेंज हो जाती है, एंड हमने शुरू किया होता है A इंटरप्रिटेशन से और हम एंड कर रहे होते हैं B इंटरप्रिटेशन से, जिससे ना फ्लो रहता है ना स्ट्रक्चर रहता है। तो वन थिंग आई डिड जो मैं लिखने में करता था कि मैं ऐसे का टॉपिक देखता था, उसको ब्रेनस्टॉर्म करता था कि एग्जैक्टली क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या इस टॉपिक की सोल है, और उसको फिर मैं ऐसे टॉपिक के साथ में अपनी इंटरप्रिटेशन लिखता था। ओके। एंड आई रोट द एसे ऑन दैट इंटरप्रिटेशन, नॉट ऑन दैट टॉपिक। अच्छा। तो अगर मुझे बीच में ऐसे लिखते हुए टॉपिक रिविजिट करना होता था तो आई वेंट ऑन द इंटरप्रिटेशन कि ये इंटरप्रिटेशन है जिसके ऊपर मैं आंसर लिख रहा हूँ, एंड नॉट ऑन दैट टॉपिक बार बार। तो ये मेरा एक पहला रहता था। दूसरा मेरा रहता था सर कि यूजुअली लोग पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे एनवायरनमेंट ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं। आई रोट विद क्वेश्चंस कि एक टॉपिक में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं, कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट विल हैपन अगर ये नहीं होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे अप्लाई करती है।
तो उसके बेसिस पे मैं डायमेंशंस बनाता था और उसके बेसिस पे पैराग्राफ्स में लिखता था। एंड जो मेजर चीज़ थी, मेरा फ्लो और स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ था आफ्टर MS सर की हेल्प से। तो उससे मेरा ऐसे आई वुड से कि काफ़ी एटलीस्ट ऐसा ऐसे जाता था कि इवन इफ इट इज़ नॉट क्रिएटिवली गुड, तो उसके स्कोर काफ़ी नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जो बेसिक्स हैं, स्ट्रक्चर, फ्लो एंड द इंटरप्रिटेशन, वो सही है। तो एस्से में आई थिंक काफ़ी एक डिफरेंट टेक था आपका कि एस्से के टॉपिक को इंटरप्रेट करके उसके बाद उसके ऊपर पूरा एस्से लिखते थे। तो लगभग मतलब अगर मैं एस्से की बात करूं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन क्या मतलब एस्से आप फुल लेंथ प्रैक्टिस भी करते थे या आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके अलग अलग थीम्स पे तैयार कर रखा था आपने? सर ये मैंने करा था कि जब प्रीलिम्स और मेंस का टाइम होता है तो हर संडे मेरे को 2 ऐसे लिखने हैं, ओके। एनी हाउ, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं, बस 3 घंटे हमको देना ही देना है। तो हर संडे जब मैं 2 ऐसे लिखता था तो मैं एट द एंड ऑफ द डे 20 से 25 ऐसेज में लिख लेता था बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। यानी मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में किया था। लास्ट ईयर भी मेरा स्कोर अच्छा था, इस बार भी स्कोर ठीक है। तो ये करता था। एंड मैंने एक्चुअली ऐसे के पेपर से 10 दिन पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स, प्रीवियस क्वेश्चन लिए थे और उनका सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, क्योंकि उसके पहले हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं रिवीजन करने को एंड लिख नहीं पाते सारी चीज़ें। तो व्हाट आई डिड वाज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनको डिस्कस करता था, ताकि एटलीस्ट मेरा एटीट्यूड, जो मेंटल माइंडसेट है, वो उसके हिसाब से ही रहे, ऐसे के हिसाब से, एंड 10-15 दिन से वो ट्यून होता जाए ऐसे के लिए। तो मैं ऐसे करता था। जैसे अक्षत अभी आपने मेंशन किया कि आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते थे, तो काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार अब हम खुद से तैयारी करें या एक पीयर ग्रुप बना के उसमें करें। तो आपका क्या टेक रहा है इस पे, क्या एक्सपीरियंस रहा इस पे? सर मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब अपने फ्रेंड सर्कल में हम करते हैं प्रिपरेशन तो वो अच्छी रहती है, प्रोवाइडेड कि आपके फ्रेंड्स भी मोटिवेटेड हों एंड इक्वली मोटिवेटेड हो। फ्रेंड्स भी आपके उस गोल की तरफ उतने ही मोटिवेशन के साथ बढ़ते हों। अगर आपके फ्रेंड्स आई वुड से कि उतने मोटिवेटेड नहीं है तो कई बार आप भी लैग कर सकते हो। तो मेरे साथ क्या होता था, पहले 2 अटेम्प्ट जिसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिली थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहता था। एंड ठीक है, मैं उनसे फ़ोन पे बात करता था रेगुलरली, बट उतना इम्पैक्ट नहीं आता था, मैं घर पे ही प्रिपेयर करता था। थर्ड अटेम्प्ट में आई स्टार्टेड विजिटिंग ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे मेरे काफ़ी सारे कॉलेज फ्रेंड्स भी पढ़ते थे एंड हमारा सोशल सर्कल यहाँ पे थोड़ा वापस आया था। एंड हम लोग प्रिपरेशन करते थे प्रीलिम्स की या मेंस की, तो साथ में ही करते थे। प्रीलिम्स का होता था, हम प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज करते थे और उसके बाद खुद से देखते थे कि तुमने इसका क्यों मारा, तुमने इसका ये आंसर क्यों मारा। सिमिलरली मेंस में हम जब आंसर लिखते थे तो हम साथ में कंपेयर करते थे कि ये पॉइंट कहाँ से सोचा या ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा, ये सब चीज़ें। तो उसने काफ़ी हेल्प किया था। इनफैक्ट हम लोग कई बार, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, हम उसमें लिखते थे कि यार मोटिवेशन नीडेड, सब लोग बाहर आओ। किसी को भी मोटिवेशन लगती तो फिर हम जाते थे, जो मोस्ट मोटिवेटेड होता था वो पंप अप करता था कि नहीं भाई इस बार पूरा अच्छे से कर देंगे। एंड उस चक्कर में हम लोग सब एक साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई थी और एक दूसरे को साथ भी रखते थे। नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि मोटिवेटेड रखने में आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मतलब और मेरा तो ऐसा मानना है कि कुछ बच्चे जो ऐसा सोचते हैं कि हमें IAS क्लियर करने के लिए सोशली आइसोलेट होना पड़ेगा, मैं उसको सही नहीं समझता, क्योंकि अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम भी ऐसा है कि आप इतने लंबे समय तक सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़, आप उस करियर की तैयारी कर रहे हैं जो कि बहुत सोशल प्रोफाइल है, मतलब जहाँ पे आपको इंटरेक्ट करना है अलग अलग टाइप के लोगों के साथ। तो अक्षत, अब मुझे ये बताएं कि जैसे मेंस की बात करते हैं, आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो आंसर राइटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। आपने इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया? सर जब मैंने फर्स्ट मेंस लिखा था उस टाइम पे मुझे आंसर राइटिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं था। बस एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होता था कि बेसिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन देंगे, कंटेंट बॉडी में लिखेंगे, देन कंक्लूजन कर देंगे एंड बीच में कुछ डायमेंशंस में आंसर को लिखेंगे। हाउएवर जब मैंने मेंस लिखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है लिखने के लिए। बेसिक क्वेश्चन जैसे मैंग्रोव्स के ऊपर क्वेश्चन आया, मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, पढ़ा सब कुछ है पर वहाँ पे याद कुछ भी नहीं आ रहा। तो जब फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेंस की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस किया तो आई रियलाइज़ कि व्हाट आई नीड इज़ अ रेडीमेड आंसर या रेडीमेड पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में हमेशा रहें, क्योंकि हमको इतने सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं, 10 मार्कर के लिए हमारे पास 7 मिनट्स के ज़्यादा नहीं होते। तो उस टाइम पे बैठ के सोचना किसी टॉपिक के बारे में वो काफ़ी टफ होता है। तो व्हाट आई डिड वाज मैंने बहुत सारे मैप्स बना लिए थे या बहुत सारी डायमेंशंस बना ली थी जिनको मैं डायरेक्टली मेमोराइज करता था और वहाँ से मैं पॉइंट्स उठाता था। फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिटी की बात करें या इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में हम ये कर सकते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमी जो होती है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, देन लाइफ स्टॉक एंड डिफरेंट एंड ऐसे करके। तो अगर कोई भी जनरल इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम पहले प्राइमरी सेक्टर के बारे में लिखें, देन सेकेंडरी के बारे में लिखें, देन टर्शियरी के बारे में लिखें। सो इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारे पास वर्स्ट केस में भी एक फ्रेम सेट होता है, हम एक फ्रेम होता है कि जिस फ्रेम में हम चलेंगे, हमको ये पता होता है आंसर को अप्रोच कैसे करना है।
फिर जो आंसर की डिमांड होगी उसके साथ हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये तो बेसिक्स रहते थे। उसके बाद जो मेरा अप्रोच रहता था कि कोई भी मैं पॉइंट लिखता हूँ उसको मैं सब्सटेंशिएट ज़रूर करूँ, क्योंकि जितने मेरे फ्रेंड जो सिलेक्ट हुए थे जिनके अच्छे मार्क्स आए थे जीएस में, एक ये कॉमन थीम था कि सब लोगों ने हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल या एक केस स्टडी या एक फैक्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ लिखी थी जो उस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करता है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये इसलिए हो रही है और इसको दिखाने के लिए हमने ये पॉइंट रखा है कि देखिए ये डेटा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था, बहुत सारे एग्जांपल्स कलेक्ट किए न्यूज़पेपर से, डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलेशन से, डिफरेंट लोगों से बात कर करके, इवन न्यूज़ चैनल से भी कई बार ये डेटा मिल जाता है। तो इन डेटा को प्रिपेयर करके मैंने बहुत मेमोराइज़ किया बहुत अच्छे से, ताकि हर टॉपिक के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा हो और मैं उस डेटा को लिख के आऊँ। इनफैक्ट अगर डिमांड मीट नहीं भी हो पा रही है तो एटलीस्ट आई कैन शो कि आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड मे बी मेरे पास इसके लिए रेलेवेंट डेटा नहीं है बट आई कैन राइट समथिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड आई एम इन द राइट डायरेक्शन। तो इस चीज़ ने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया था। उसके बाद चीज़ बचती है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसके लिए डेटा हो या उसके लिए कंटेंट हो, और वो मैंने वही किया था जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो चल रहे होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में या इवन करंट में रहे होते हैं, उनके लिए कुछ डेटा मैंने कर दिया था। कोई नया बिल पास हुआ उसके कुछ पॉइंट्स याद कर लिए, कोई नई बॉडी बनी उसके कुछ पॉइंट्स याद कर लिए। तो उससे हमारे पास स्पेसिफिक डेटा भी हो जाता है, जनरल कंटेंट भी हो जाता है। तो इसका एक मिक्सचर के साथ हम आंसर राइटिंग अच्छे से कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ों के आप नोट्स कैसे बनाते थे? मतलब अगर मैं स्टैटिक करंट मिलाकर बात करूं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? सर नोट मेकिंग स्ट्रेटजी मेरी अगर मैं बेसिक से बताऊं तो ये थी कि अगर कोई बुक है जिसमें सारी चीज़ उसी में है तो मैं उसके नोट्स नहीं बनाता था। फॉर एग्जांपल हम पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसके नोट्स बनाने में हम ही कुछ चीज़ छोड़ देंगे, तो मैं उसके नोट्स नहीं बनाता था। हाउएवर कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी होता है जिसमें काफ़ी सारे मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, कुछ एनसीईआरटीज़ हो गई, देन जीसी लियोंग हो गई या बाकी काफ़ी अदर बुक्स हो गई, तो उनके लिए मैंने एक खुद के नोट्स बना लिए थे। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रेटजी रहता था। हाउएवर आंसर राइटिंग और मेंस के लिए मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता था वन नोट पे। तो ऑनलाइन इसलिए बनाता था क्योंकि उसमें एडिट किया जा सकता था, बाद में ऐड ऑन किया जा सकता था। तो मैंने डेटा GS1 अलग से बना रखा था, डेटा GS2 अलग से फाइल बना रखी थी, डेटा GS3 अलग से। और कोई भी डेटा मेरे को कहीं भी मिलता था, कोई बता देता था, कहीं न्यूज़ में देख लिया, कहीं न्यूज़पेपर में देख लिया, मैं उसको तुरंत मोबाइल में खोल के वहाँ पे ऐड कर देता था। और बाद में एंड ऑफ द डे उसको सॉर्ट करता था कि ये एक्चुअली में नीडेड है भी या नहीं है, क्या मैं इसको याद भी कर पाता हूँ या मैं इसको यूज़ कर भी पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो ऐसे कर करके मेरे पास काफ़ी सारा डेटा हो गया था, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो गए थे एंड काफ़ी सारे करंट के भी नोट्स हो गए थे। और अक्षत, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो अक्सर एक टिपिकल एस्पिरेंट जो है वो मल्टीपल सोर्सेज में उलझा रहता है कि हिंदू करें या एक्सप्रेस करें या कुछ और न्यूज़पेपर पढ़ें, और मैगजीन्स भी इतनी सारी हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या अप्रोच रही? सर करंट के लिए मेरी बेसिक अप्रोच ये थी कि मैं एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढूं। जैसा हमने आजकल भी देखा है कि प्रीलिम्स में और मेंस में कंपाइलेशन से ज़्यादा यूज़फुल एक्चुअल न्यूज़पेपर रहता है। तो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं प्रेफर करता था इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी वाइड कवरेज ऑफ न्यूज़ रहती है कंपेयर टू हिंदू या कोई और न्यूज़पेपर। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, उसके एडिटोरियल्स भी पढ़ता था एंड मैं नोट्स उन चीज़ों के बनाता था जो चीज़ें मुझे एक्चुअली मेंस में हेल्पफुल रहेंगी या फिर जो चीज़ें मेरे को मंथली कंपाइलेशंस में नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मुझे एथिक्स में याद है कि एक राजस्थान में एक स्कूल था जहाँ पे टीचर्स ने इन्विजिलेटर फ्री एग्ज़ाम लिया था कि लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम पेपर बच्चों को दे दिया एंड रूम में कोई भी नहीं था। देन इट वाज अप टू द चिल्ड्रन कि वो चीट करेंगे या क्या करेंगे या कैसे एग्ज़ाम को करते हैं। तो आई थॉट दिस वाज अ वेरी क्रिएटिव एग्जांपल फॉर एथिक्स GS4 पेपर, और उसको वहाँ लिखा जा सकता है। लेकिन ये एग्जांपल मेरे को करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको अपने नोट्स में लिख लिया एंड या फिर कोई एडिटोरियल आता था, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स के ऊपर कोई एडिटोरियल आया जहाँ पे लिखा था कि इट नीड्स अ मैनेजर और अ CEO जो कि केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग्स द जजेस एंड CGI शुड नॉट डू दिस। तो दिस वाज एन पॉइंट जो मेरे को शायद कंपाइलेशंस में नहीं मिलेगा एंड इट कुड बी यूजफुल फॉर GS2, तो मैं उसको नोट्स में लिख लेता था। हाउएवर जो मंडे न्यूज़ होती है या फिर वो न्यूज़ जो कि कंपाइलेशंस कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बिल लॉन्च हुआ है, कोई बिल आया है जिसकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन प्रोज एंड कॉन्स को मैं दोबारा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरे को एंड ऑफ द मंथ एक मंथली कंपाइलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा। सो मैं ये अप्रोच फॉलो करता था कि अपने नोट्स खुद से बनाता था उन चीज़ों के जो मुझे कंपाइलेशन में नहीं मिले एंड कंपाइलेशंस भी रीड करता था मंथली। और वो जैसे अक्सर नोट्स में हम बात करते हैं कि नोट्स ऐसे बनाएं कि आप लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ रिवाइज कर सकें, तो उसके लिए क्या कुछ अलग अलग वर्जन्स थे या आपके एक नोट्स थे और वो बने ही इस तरह से थे कि लास्ट मिनट रिवीजन हो सके? नहीं सर, एक्चुअली मेरे अलग अलग वर्जन्स थे, उनको हम फ्लैश नोट्स कह देते हैं। तो जब मैं सेकंड रिवीजन पे होता था या इवन थर्ड रिवीजन पे होता था तो मैं साइड में A4 साइज शीट रखता था, उसके ऊपर मैं वही चीज़ें लिखता था जो मुझे अपने नोट्स में याद नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है सारी चीज़ें पॉलिटी में या किसी बिल के बारे में, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं याद रहती कि राज्यसभा में ओपन बैलेट होता है या क्लोज बैलेट होता है। तो मैंने सिर्फ वो लाइन वहाँ पे लिख दी, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे गया, कोई और चीज़, कोई और लाइन की वो लिख दी। तो ऐसे कर करके मेरे पास वो चीज़ें रहती थी जो मुझे याद नहीं रहती थी। तो उसके दो फायदे होते थे, एक तो जब हम लिख लेते हैं तो हमें वो चीज़ बेटर याद हो जाती है। दूसरा ये रहता था कि मेरे को एकदम फाइनल मोमेंट में क्या पढ़ना है वो पता रहता था, क्योंकि इसके अलावा मुझे सारी चीज़ें याद हैं, मेरे को यही चीज़ें याद नहीं है। तो ये मेरे फ्लैश नोट रहते थे, और ये फ्लैश नोट्स भी काफ़ी कई बार एक्सटेंसिव हो जाते थे, बट वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया था। एक सूडो कॉन्फिडेंस भी देता है कि चलो एटलीस्ट जो मुझे याद नहीं है वो यहाँ पे है सारा, एंड आई कैन रिवाइज दिस जस्ट बिफोर द एग्जाम एज वेल। तो मैं फ्लैश नोट्स ऐसे बनाता था। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि अक्सर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ये इमेजिन नहीं कर पाते कि लास्ट डे या लास्ट वीक हमें किस तरह के नोट्स चाहिए होंगे जिससे हम पूरा रिवाइज कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली गेम ये है कि आप रिवीजन कितना करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं है, आपने सोर्सेज इतने पढ़ लिए हैं बट आप रिवीजन ही नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अक्षत की आई थिंक स्ट्रैटेजी से सीखने के लिए मिलती है कि जब आप नोट्स भी बना रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसके मैं अलग अलग वर्जन्स कैसे बनाऊं, कि ऐसा नोट जो मैं मान लो महीना पहले पढ़ रहा हूं तो वो रिवाइज हो जाए, अगर मुझे एक हफ्ता पहले करना है तो किस तरह के होने चाहिए, और जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास केवल 10 या 12 घंटे हैं, उसके अंदर आप पूरी पॉलिटी या पूरा पेपर 3 या पूरा पेपर 4 कैसे रिवाइज करेंगे, ये आपको एक इमेजिनेशन लेकर अपने साथ चलना चाहिए। तो अक्षत, अब जीएस के बाद एक बार ऑप्शनल पे आते हैं। आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, यस और आप हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ये सिलेक्शन कैसे किया? सर, इस सिलेक्शन में काफ़ी मेरे को टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने और सीनियर्स ने गाइड किया था। मेरे जो डिपार्टमेंट के हेड थे सिविल इंजीनियरिंग के, मैं उनके पास गया था और मैंने उनको बताया था कि सर मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन। बट उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि देखो सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी वास्ट है, उसमें स्कोरिंग अच्छे नहीं होती है, एंड अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुमने कॉलेज में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें अगर दोबारा से ही पढ़ना है तो इट्स बेटर कि तुम कोई और ऑप्शनल लो जिसका सिलेबस कम हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ईजी बन जाए, और उसके साथ तुम आगे बढ़ो। तो वहाँ पे मेरे को पुश वहाँ से मिला था। देन मैंने काफ़ी सीनियर्स से बात की थी, काफ़ी मैंने रिसर्च की थी। तो रिसर्च मेरी इस तरह से थी कि मैंने सिविल सर्विसेज का सिलेबस उठाया, सारे ऑप्शंस देखे, उनकी एक लिस्ट बनाई। उन लिस्ट में मैंने उनको दो ग्रुप में बांटा। एक वो जो मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ने, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंसेज, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा, उनको काटा। उसके बाद मैंने लिस्ट को कुछ नैरो डाउन किया। उस नैरो डाउन लिस्ट में मैंने और उस तरह से नैरो डाउन किया कि जिन सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग उतनी अच्छी नहीं होती या फिर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शनल है जो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, तो ऑर्गेनिकली उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, उसके ऊपर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, मेंटर्स ज़्यादा होंगे। कोई ऐसा ऑप्शनल है जिसको ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, तो उसके ऊपर कम रिसोर्सेज होंगे। उस तरह से मैंने और शॉर्ट डाउन किया। तो अल्टीमेटली मेरे पास 3 या 4 ऑप्शनल बचे, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अदर्स। उनको मैंने फिर क्या किया, मैंने उनके बेसिक रिसोर्सेज उठाए, मोस्टली एनसीईआरटीज, और उनको एक एक हफ्ता पढ़ा। फिर मैंने अपना इंटरेस्ट गॉज किया कि मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और फिर मैंने फाइनली सोशियोलॉजी को फाइनल किया। आई थिंक ये भी एक काफ़ी वेल थॉट प्रोसेस था अक्षत का, कि ऑप्शनल्स को एलिमिनेशन टेक्निक से पहले इन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट बना ली और उसके बाद उनकी एनसीईआरटी पढ़ी एक एक हफ्ता, ये जानने के लिए कि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना आ रहा है। एग्जैक्टली। तो अक्षत, अब थोड़ा सा नॉन अकेडमिक साइड पे आते हैं प्रिपरेशन की। अक्सर प्रिपरेशन जिस तरह की है, आपकी भी लंबी चली, चौथे अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, ऑफन इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो उसको मतलब हाउ डिड यू डील विद दैट? फिर उसका मेरा बड़ा अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच था। जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्रिपरेशन में हमारा शुरू में माइंडसेट रहता है कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करनी है एंड पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचना। ये मैंने किया था पहले 2 अटेम्प्ट, एंड मेरे को 2 अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिली थी। उसके बाद जर्नी इतनी लंबी हो गई थी, तो मेरे को लगा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो आई मेड 2 वेरी मेजर चेंजेस। एक तो था कि सर अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना। तो व्हाट आई डिड वाज कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटा मैं रनिंग करने जाऊँगा या साइकिलिंग करने जाऊँगा। उससे क्या होता है, एक तो हम, आई बिलीव कि एटलीस्ट पूरे दिन में हमको एक बार तो स्काई को देखना चाहिए। पूरे दिन सिर्फ कमरे में बैठते हैं तो हमें उतना खुश नहीं फील होता, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं, पूरे खुले आसमान को देखते हैं, तो एक अंदर से खुशी आती है। तो मेरा एक ये रूल था कि सबसे पहले जाना है, हो सके तो सनसेट ज़रूर देखना है एक दिन में, और एक्सरसाइज करनी है। दूसरा सर मेरा रहता था कि मैंने दिन में आधा या 1 घंटा उसके लिए निकाला था कि मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करूँगा, वो फ्रेंड्स जिनसे मेरी लास्ट के 2 साल में, 1.5 साल में बात नहीं हो पाई। दिस वॉज ऑल्सो बिकॉज कोविड आ गया था, बीच में लॉकडाउन आ गया था, तो उस वजह से और थोड़े लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे से।
तो मैंने ये इंश्योर किया कि जिन लोगों से मेरी बात नहीं, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, उनको मैं डेली कॉल करूँगा। मेरा मूड भी अच्छा रहता था, उन लोगों से बातें भी अच्छी हो जाती थी, लोग जुड़े रहते थे। तीसरा मैंने एक किया था कि जैसे प्रीलिम्स के 3 महीने पहले हम सिर्फ प्रीलिम्स में रहते हैं, या मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हम पूरा वो रहते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं एक टीवी सीरीज़ उठाता था, कोई बड़ी-सी टीवी सीरीज़, और मैं उसको जब भी मुझे टाइम होता था कि अब मेरे को ब्रेक लेना है, चाहे 10 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, मैं उसको देखता था। सो मेरा माइंड इस तरह से हो गया था कि जब भी मैं उस टीवी सीरीज़ को देखता था, मेरे माइंड को लगता था कि अभी ब्रेक चल रहा है, और उसके अलावा सब पढ़ाई की बात है। तो जब भी मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, मैं 10 मिनट वो टीवी सीरीज़ देख लेता था, और फिर मैं वापस पढ़ाई पे आ जाता था। तो प्रीलिम्स के टाइम पे मैं एक टीवी सीरीज़ खत्म करता था, फिर मेंस के टाइम पे मैं एक टीवी सीरीज़ खत्म करता था। तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा पता नहीं, पर मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। ओके, ठीक है। जैसे आपने बताया कि कोविड टाइम जो था, कहीं न कहीं आपकी जो प्रिपरेशन थी और कोविड टाइम था वो ओवरलैप किया। तो उस टाइम में प्रिपरेशन करने के स्पेशल चैलेंजेस क्या थे? सर, सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप लोगों से फिजिकली नहीं मिल सकते। आप अपने घर में हैं, आपके फ्रेंड्स अपने-अपने घरों में हैं। तो जैसे मैंने 3rd और 4th अटेम्प्ट में किया, हम लोग बाहर लिटरली बाहर आके मिलते थे, हग करते थे, घूमने-फिरने जाते थे, खाने-पीने चले जाते थे ओआरएन में। लेकिन उस कोविड के टाइम में हम लोग सब घर में थे। तो ऑल्दो हम शेड्यूल करते थे कि ग्रुप कॉल्स करेंगे या वीडियो कॉल्स करेंगे, लेकिन वो उतना कनेक्टिविटी नहीं दे पाता है। उतने डाउट्स हमारे क्लियर नहीं हो पाते, उतना कॉम्पिटिशन का भी इम्पैक्ट नहीं फील होता हमको। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम से 2 महीने पहले जब हम ओआरएन में होते हैं, तो हर बच्चा ऐसे घबराया हुआ होता है, हर बच्चा दुकानों पे खड़ा होता है, टेस्ट सीरीज खरीद रहा होता है। लेकिन जब हम घर में होते हैं, हमको फील ही नहीं होता 2 महीने, हमको लगता है अभी तो पूरे 60 दिन है, अभी तो बहुत चिल है जिंदगी, अभी कर लेंगे आगे। तो आई फील कि कोविड के टाइम में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जब मैं घर पे रहता था, और बाद में जब मैं चेंज आया था, कि मेरे को एग्जाम का कंपटीशन का सेंस नहीं फील होता था। और जैसे आपने कोविड टाइम से प्रिपरेशन करी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी उभर कर आए इस दौरान, तो उन्होंने किस तरह से सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को इन्फ्लुएंस किया है आपके मायने में? सर, आई वुड से इस चीज़ में सबसे पहला जो इम्पैक्ट रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो ये है कि चीज़ें सब तक पहुंच पाई हैं। मैं बीच में बीकानेर गया था, जहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको लिटरली एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर भी नहीं पता कि प्रीलिम्स होता है या मेंस में कितने पेपर होते हैं, या फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से चीज़ें जानी चाहिए, या हम कहाँ से, अगर हमको स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है। उनको बस एक ही चीज़ पता है कि दिल्ली चले जाते हैं या जयपुर चले जाते हैं, जो भी उनके आसपास मेजर टीयर 1 सिटी है। तो आई फील ऑनलाइन एजुकेशन ने इस चीज़ को ज़रूर इम्पैक्ट किया है कि एटलीस्ट हर आदमी के पास एक एक्सेस है। अगर वो यूट्यूब खोलता है, वो सर्च करता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो उसको सिलेक्टेड बच्चे भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे मेंटर्स भी मिल जाएंगे जिनका एक्सपीरियंस उसको उसके पास अब अवेलेबल है, और उसके थ्रू वो उन चीज़ों को कर सकता है। सिमिलरली कोई भी कोर्स है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन से अगर वो कोर्स ले लेता है, तो उसके पास भी सिमिलर टाइप ऑफ एक कह सकते हैं क्वालिटी कंटेंट ज़रूर रहेगा जो एक ऑफलाइन बच्चे के पास होगा। तो आई फील कि इसने एक ये चीज़ ज़रूर नहीं दिया है, और नए टीचर्स भी आए हैं जो मे बी एकदम से किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ा सकते, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला एंड देन वो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़े। काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूपीएससी फ्रेटर्निटी में जो ऐसे इमर्ज हुए हैं, तो आई वुड से काफ़ी हेल्पफुल रहा है यूपीएससी के लिए ये चीज़। और ऐसे में स्टडी आईक्यू जैसा प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प कर सकता है एस्पिरेंट्स की? सर, आई वुड से स्टडी आईक्यू हेल्प कर सकता है, अगेन जैसा मैं बोलूँगा, प्रिपरेशन को मास तक पहुँचाने में। जैसा स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, इवन मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ अ टॉपिक, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो मुझे समझ नहीं आया न्यूज़ में, तो मैंने भी काफ़ी सारी स्टडी आईक्यू की वीडियोस देखी हैं। तो आई वुड से कि इन चीज़ों के लिए स्टडी आईक्यू काफ़ी हेल्प कर सकता है, एंड एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान देने के लिए भी स्टडी आईक्यू हेल्प कर सकता है। कि वो बच्चा जिसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे स्टार्ट करे, या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कोई फॉर्मल कोचिंग ज्वाइन करे, या फिर दिल्ली आए या किसी और शहर जाए, वो अपने घर में बैठ के, गाँव में बैठ के, अगर वो यूट्यूब से इन चीज़ों को देख सकता है और उसके पास एक रफ आइडिया रह जाए कि वो कैसे प्रिपरेशन को करेगा, तो आई थिंक स्टडी आईक्यू इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और अक्षत, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपकी कोई इंस्पिरेशन है जिसको आप फॉलो करते हो या? सर, मेरी काफ़ी सारी इंस्पिरेशंस रही हैं डिफरेंट लेवल्स पे। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे कुछ सीनियर्स थे, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट दिस कि व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, एक हमारे सुपर सीनियर थे कॉलेज के, जो 1-2 साल बाद सीनियर्स को हम सुपर सीनियर बुलाते थे। ओके। तो वो एक्चुअली कॉलेज में ही रहते थे, कॉलेज के पास रहते थे, और कॉलेज में आके प्रिपरेशन करते थे। तो जब मैंने स्टार्ट की थी, मैं भी लाइब्रेरी में उनके साथ ही पढ़ता था, एंड अनफॉर्चुनेटली उनका 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं क्लियर हुआ था, तो उन्होंने बीच में प्रिपरेशन का गैप ले लिया था। एंड फाइनली जब मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ, मैं आईपीएस में गया, तो ही एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड बाय मी,
and this year he also cleared the exam, and Wow. finally we'll be batchmates at Lavasana. So I would say inspiration आपको किसी से भी मिल जाती है, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे आपका जूनियर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो या चाहे कोई टीचर हो. तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इंस्पिरेशन मेरी रही हैं, और मेरे पेरेंट्स भी मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, और मेरे सीनियर्स भी इंस्पिरेशन रहे हैं, टीचर्स भी इंस्पिरेशन रहे हैं. ग्रेट, इट्स इंटरेस्टिंग कि सुपर सीनियर और आप अब एक साथ बैचमेट्स बनेंगे. यस सर. तो बिफोर वी एंड दिस सेशन, एनी एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने हो सकता है अभी का प्रीलिम्स दिया हो, उनमें से कुछ का हो रहा होगा, कुछ का नहीं हो रहा होगा, तो उनको क्या एडवाइस रहेगा आपका? सर मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप मैं इसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ यूपीएससी बोलता हूँ, कि सबसे पहले आप सिलेबस अपने पास रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पास रखिए, और जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको अपने पास रखिए. आपका एम होना चाहिए कि आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस की आइज से चीज़ों को देखिए, उसके बाद नोट्स पे जाइए या अपने रेफरेंस बुक पे जाइए और वहाँ से चीज़ों को पढ़िए. एंड तीसरा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको मेजर कीजिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, आपको क्या नए सोर्सेज की ज़रूरत है या इसी को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है. तो जब आप इन तीनों चीज़ों के बीच में घूमेंगे ना, तो आप एक अच्छे सर्कल में निकलेंगे जो कि स्पायरली अपवर्ड्स जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी इंप्रूव होगा. मैंने काफ़ी लोग को देखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते, या इवन उनको सिलेबस ही नहीं पता होता कि सिलेबस एक्चुअली है क्या. वो बुक को कवर टू कवर पढ़ जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि बुक में एक्चुअली एक या दो ही चैप्टर काम किए थे, बाकी तो सिलेबस में लिखे भी नहीं है. तो आई वुड से कि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्यून रखिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही, तभी आप एक टारगेटेड अप्रोच के साथ करेंगे और तभी आपके पास इंप्रूवमेंट के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, रेदर देन बुक्स के पीछे भागना या किसी की कही हुई चीज़ों के पीछे भागना. वेल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस. थैंक यू सो मच अक्षत फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन. दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, और मैं इस तरह के और भी इंटरव्यूज़ CSE 2022 के टॉपर्स के साथ लेकर आता रहूँगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.